नहीं, ये गैर संवैधानिक प्रक्रिया है। ये गैर, जो कहते हैं ना, जो इमोरल है ये प्रक्रिया। आप बताइए ना, बीजेपी तो एक पार्टी है, वो चुनाव लड़ती है ना। चुनाव आयुक्त अगर वो नियुक्त करने लगेगी, जैसे अगर देखिए दो देशों का मैच हो रहा है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, जो उसका अंपायर है वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही तय करेगा। लीजिए कि अमित शाह जी और मोदी जी ने चुनाई ने, तो वो क्या ऐसे लोग होंगे? जब ये ज्ञानेश कुमार जी अपॉइंट हो रहे थे तो अडानी जी के खिलाफ वहां से कोर्ट आदेश कर रहा है, किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? हमारी लॉ मिनिस्ट्री से। मुझे ये ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति पे जरा भी हैरानी नहीं हुई है। मैंने ये पहले भी कहा था कि अमित शाह जी और मोदी जी एक तरफ और राहुल जी एक तरफ कोई चुनाव करने बैठेंगे तो होगा तो वही जो अमित शाह जी और मोदी जी चाहेंगे। राहुल जी की तो कहाँ सुनी जाएगी। अब वही हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि राजीव कुमार जी के जितने रिकॉर्ड्स हैं ना, उनकी ईमानदारी के या बेईमानी के, जो उन्होंने सारे चुनाव में किए हैं, वो बोलते मैंने फुल सर्कल पूरा किया है, उन सभी रिकॉर्डों को ये ज्ञानेश कुमार जी तोड़ देंगे, ध्वस्त कर देंगे बिल्कुल। मतलब उनके सारे रिकॉर्डों को बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे, जो भी उन्होंने ईमानदारी या बेईमानी से जितने भी चुनाव कराए। और यही वादा करके मेरे ख्याल से अमित शाह जी और मोदी जी इनको लाए होंगे। और अमित शाह जी के ये बहुत ही खास माने जाते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में जहां घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है, देश में सबसे बड़े घोटाले एक मिनिस्ट्री में हो रहे हैं, कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री में, उसमें एक लंबी लिस्ट है, उसके सेक्रेटरी रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो ये अमित शाह जी के एकदम ट्रस्टेड व्यक्ति हैं, तो आप समझ सकते हैं कैसे होंगे, कितने ईमानदार या कितने बेईमान होंगे। उनको बनाया गया है और 2029 तक के लिए बनाया गया है। ये तो एक तरीके से चुनाव, अब ये जो इनका एक प्लान है जो मुझे समझ में आ रहा है, इन्होंने ये कहा है कि मैं ई वोटिंग शुरू कराऊंगा। मेरी जानकारी के हिसाब से जो उड़ती खबरें हमारे पास आ रही हैं कि ई वोटिंग करा लेंगे, तो फिर तो जो मशीनों के द्वारा भी हेराफेरी होती है ना, वो भी बहुत छोटी लगने लगेगी हमें, क्योंकि डायरेक्ट वोट इंटरनेट के जरिए ही दिला देंगे। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की और फिर आपका वोट, अब आपको फिजिकली जाने की भी जरूरत नहीं है, मशीनों में भी गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। वोटर लिस्ट में वोट बढ़ाए और जो इनके खिलाफ वोट हैं वो कम किए, और ई वोटिंग बता दी कि ये अब आधार कार्ड तो सबका इनके पास है ही, सबकी डिटेल्स हैं कि आपने तो वोट दे दिया। आप जाएंगे पोलिंग बूथ में वोट देने, आपका पता लगेगा आपने तो इंटरनेट से वोट दिए, चलिए। तो ये पुलिस से जो मारपीट करानी पड़ती है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं पुलिस के, लोगों को चुनाव के बूथों तक जाने से रोकना पड़ता है, वो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो क्यों हो रहा है सर इसका नियुक्त प्रक्रिया का, जो ये क्या सही में नियुक्ति इनकी जायज नहीं हुई है? मतलब नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए, इसकी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। जो इसकी चुनाव के आयुक्तों को नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है, अब पहले ये समझना है कि चुनाव जो है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये जो अभी एडवोकेट्स जो बिल भी आ रहा है ना, इसमें भी ये धांधली करने के लिए वकीलों के गले में पट्टा बांधने की जो चेष्टा हो रही है, वो क्यों हो पा रही है? क्योंकि इनको चुनाव जीतने की चिंता ही नहीं है, वरना जनता ही इनको बाहर निकाल दे ऐसे काम करने की वजह से, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, जवानों के साथ, सबके साथ। तो लेकिन अब वो तो है नहीं, जनता तो इनको बाहर ही नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि ये चुनाव में धांधली करके जीतेंगे मशीनों के द्वारा और दूसरे तरीकों से। और चुनाव कौन कराएगा? निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वो है चुनाव आयुक्त की। अब वो चुनाव आयुक्त निष्पक्ष होना चाहिए ना, जो सबको बराबर की नजर से देखे। अब अमित शाह जी और मोदी जी जिसको चुनेंगे, आप यही समझ लीजिए कि अमित शाह जी और मोदी जी ने चुनाई ने, तो वो क्या ऐसे लोग होंगे? वो ये कहेंगे कि आप हमें हरवा देना चुनाव में, या ये कहेंगे तुम्हें बनाई इसीलिए रहे कि येन केन प्रकारेण तुम्हें हमें ही जिताना है, कुछ भी हो जाए, शायरी सुना के टरका देना है सबको, प्रेस से बात नहीं करनी है, प्रेस को सिर्फ शायरी सुनानी है। जो वीडियोग्राफी है भले ही कोर्ट आदेश कर दें, देने नहीं है, कंटेंट से तुम्हें हम बचा लेंगे, कुछ नहीं करना है, हम कानून चेंज कर देंगे, आप चिंता मत करना। तो अगर कोई ईमानदार, राजीव कुमार जी अगर ईमानदार होते तो सारी वीडियोग्राफी नहीं दे देते, पता लग जाता ना ईमानदारी से बेईमानी से चुनाव हुए हैं। तो ये अब जब अमित शाह जी और मोदी जी को कार्य करेंगे, जैसे अभी अडानी जी का एग्जाम्पल है, वहां अमेरिका में अभी आज ही 18 तारीख को, कल ही, जब ये ज्ञानेश कुमार जी अपॉइंट हो रहे थे, तो अडानी जी के खिलाफ वहां से कोर्ट आदेश कर रहा है, किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? हमारी लॉ मिनिस्ट्री से, कि अडानी जी को हमें दे दो। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री क्या कर रही है?
लॉ मिनिस्ट्री कर रही है, एडवोकेट्स एक्ट के ऊपर कार्रवाई कर रही है उसको बदलने के लिए कि ये वकील बड़ा खतरा हमें पेश कर सकते हैं। ये तो जजों की भी ढाल बन के खड़े हो जाते हैं कई बार। कई जजमेंट आते हैं ना, आप देखते हो हैरान होते हो कैसे आ गया। अच्छा, ईमानदारी से जो कुछ जजेस काम कर पा रहे हैं आज, वो वकीलों की ढाल की वजह से। तो ये सब खत्म करने के लिए अगर अमित शाह जी और मोदी जी के जेब के ही लोग आने लगेंगे, अगर मैं ऐसा शब्द भी प्रयोग करूं, जैसे ईडी का आप एग्जाम्पल जानते हो ना, क्यों है ऐसा? वहां तो जबकि एक चीफ जस्टिस का भी एक वोट होता है, लेकिन फिर भी किस प्रकार से ईडी, सीबीआई और इन सब एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप ये सोच लो कि चीफ जस्टिस को वहां से हटा ही दिया जाए, चीफ जस्टिस साहब को, तो तब किस प्रकार के ईडी, सीबीआई और एनआईए के ऑफिसर्स बन जाएंगे। अभी जो उनकी ताकत है ना, वो 1000 गुना बढ़ जाएगी चुनाव आयोग के साथ। वो इसीलिए चाहते हैं। आपने धनखड़ जी को देखा, उनको क्या ईडी, सीबीआई की सिलेक्शन से प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी। क्यों? क्योंकि ये केस आ रहा था। और आज केस का क्या हुआ वो भी आप लोगों ने देख ही लिया। ज्ञानेश जी से क्या उम्मीद है आपको, मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं, मोदी जी और अमित शाह जी के लिए, आरएसएस और बीजेपी के लिए, मनुस्मृति के लिए पॉजिटिव, और देश के संविधान के लिए, देश के निष्पक्ष चुनावों के लिए नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। बुढ़ापे में क्यों करेंगे अमित शाह जी और मोदी जी? ना बीबी, ना बच्चे, ना नाती, ना पोता मोदी जी के। नहीं, ये आपने कैसे स्टेटमेंट दे दी? ये तो आप सरासर गलत स्टेटमेंट दे रहे हो। हाँ, बच्चे मोदी मोदी जी नहीं, लेकिन आपने बीवी का शब्द भी प्रयोग किया है, वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। ऐसा तो मोदी जी भी नहीं कह रहे हैं खुद। अब बच्चों की तो मुझे ऑफिशियल रूप से तो पता ही है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा जो और भी प्रिय होते हैं, आपने देखा होगा, अडानी, अंबानी, यूसुफ, लुलू जैसे तो है ना उनके मित्र, घनिष्ठ मित्र। बच्चों से भी ज़्यादा आजकल के दौर में तो मित्रों के साथ समय गुजारा जाता है। करेंगे सर, इसमें जो जज नहीं है मतलब चीफ जस्टिस, तो उसको लेकर के क्या प्रक्रिया अब होगी सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से टाल दी तारीख और इन सब चीजों को लेकर? देखिए, वो तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोल चुके हैं और वो कह रहे हैं, और ये मैं अपनी और सभी देश के सिविल सोसाइटी की और पॉलिटिकल पार्टीज की गलती मानता हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और दूसरे जजेस को उतनी सुरक्षा नहीं दे पा रहे कि उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का दबाव नहीं, दबाव होने की जो आशंका है वो भी समाप्त हो जाए। ये हम अपनी गलती भी मानते हैं, देश की जनता की भी गलती है। इसलिए हम बार बार निवेदन करते हैं, देश की जनता इस देश की मालिक है। अगर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज भी ये काम नहीं कर पा रही तो आप लोग उठो, और हम आगे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि जनता जो है वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं होती है ना, तो थोड़ी देर लग रही है, लेकिन ये होगा। प्रक्रिया में चीफ जस्टिस का ना होना, इसको लेकर देखिए, चुनाव आयोग की नियुक्त प्रक्रिया सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनको अगर अमित शाह जी से रिप्लेस कर दिया जाए तो अच्छा होगा या बुरा होगा? अब संजीव खन्ना जी और अमित शाह जी में से आपको कौन बेहतर लगता है? या संजीव खन्ना जी से हम ये भी कह देते हैं चंद्रचूड़ साहब से ही कौन सा अच्छा लगेगा, अमित शाह जी या चंद्रचूड़ साहब से? अब मैं इससे ज़्यादा कोई छोटा एग्जाम्पल नहीं दे सकता। जब मैंने चंद्रचूड़ साहब का ही नाम ले दिया, तब भी चंद्रचूड़ साहब ही बेहतर होंगे अमित शाह जी से। तो ये फर्क है। अमित शाह जी को तो सब जानते ही है ना। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ एक्शन लेगा या नहीं लेगा? नियुक्त प्रक्रिया पे सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे? ये डिपेंड करता है कितना मजबूत आंदोलन हम खड़ा कर सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट भी अंदर नहीं, इस विषय को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करने के लिए, और अब तो ये एडवोकेट्स एक्ट भी आ रहा है, तो ये सब इकट्ठा होके सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करने भी हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी बड़ा एक तरीके से गैदरिंग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सर मामला इसका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बाद ये जो डिसीजन आया इस पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या मतलब ये प्रक्रिया ही गैर कानूनी है जो नियुक्ति प्रक्रिया है? नहीं, ये गैर संवैधानिक प्रक्रिया है। ये गैर, जो कहते हैं ना, जो इमोरल है ये प्रक्रिया। आप बताइए ना, बीजेपी तो एक पार्टी है, वो चुनाव लड़ती है ना। चुनाव आयुक्त अगर वो नियुक्त करने लगेगी, जैसे अगर देखिए दो देशों का मैच हो रहा है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, जो उसका अंपायर है वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही तय करेगा, तो क्या उसकी निष्पक्षता अंपायर की प्रिज्यूम की जा सकती है? नहीं की जा सकती ना। इतनी सी बात है। हर बार जो अंपायर है, वो पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने अपॉइंट किया था, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, मुझे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी नहीं यूज करना चाहिए शब्द। एक्स और वाई टीम्स हैं 2 क्रिकेट की, तो एक्स टीम का हर बार
ये हक उसके पास मिल जाए, वो अंपायर हर बार वही अपॉइंट करेगा, और वो अंपायर बार बार चोरी करता भी पकड़ा जाए तब भी एक्स ही अपॉइंट करेगा। तो आप समझ सकते हो ना कि जो हमेशा एक्स ही जीतेगा। तो ये बुनियादी तौर पे इमोरल बात है। चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। कानूनी तौर पर अयोग्य हो सकते हैं ज्ञानेश कुमार बाद में सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, जो मॉरली तो पूरी तरीके से अयोग्य हैं, संवैधानिक जो बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है निष्पक्ष चुनाव होना, उसके लिए ये जहर है। एक पार्टी कोई अपना चुनाव आयुक्त नियुक्त करती रहे, उसके पास इतनी ताकत आ जाए, तो ये चुनाव के लिए जहर है। अब ये बोलेंगे कि ये तो शुरू से होता आया था, तो लेकिन तब भी जहर था, आज भी जहर है। उस समय जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने ईमानदारी से काम किया, ये किस्मत की बात थी। ये नहीं भी किया होगा या कम बेईमानी से काम किया। आज तो हमारा इल्जाम है ना कि पूरी बेईमानी हो रही है मशीनों के जरिए। सर ये तो फिर ये भी तो आरोप लगेगा ना राजीव कुमार को लेकर जो हो गया, लेकिन आप ज्ञानेश कुमार को लेकर इल्यूजन फैला रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हो। नहीं, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं। फिर अभी आयुक्त हुए हैं, काम पूरा बाकी है, सेशन पहले ही इस तरह का इल्यूजन। देखिए, अब चुनाव आयोग की आपको प्रक्रिया समझनी होगी फैसले लेने की। 3 आयुक्त होते हैं चुनाव के, तीनों की मर्जी से ही फैसले होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो वन अमंग्स द इक्वल्स होते हैं, वो मतलब तीनों के वोट से ही फैसले होते हैं। तो ज्ञानेश कुमार जी तो हर फैसले में थे ना मौजूद। जितनी भी राजीव कुमार जी ने अच्छे बुरे काम किए उसमें हर फैसले में मौजूद थे ही ना। पिछले 1 साल तक तो आप देख ही रहे, जब से हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन आंदोलन कर रहे हैं 5 जनवरी से, तो आप देख ही रहे जो सिविल सोसाइटी बोल रही है बार बार। जो कानून चेंज हुआ है अभी सरकार ने हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद मेरे, तो वो ज्ञानेश कुमार जी तो खुद ही मौजूद थे ना उसमें। तो अब भी कोई शक है आपको कि ये क्या करेंगे? आज तक इन्होंने कोई मना किया राजीव कुमार जी के कार्य को? सुप्रीम कोर्ट को क्यों समझ में नहीं आ रही? ये आपको कैसे पता लगा कि समझ में नहीं आ रही? ये मुझे समझ में नहीं हो क्यों नहीं रहा? हो नहीं हो रहा और समझ में नहीं आ रही, दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ में तो सबके आ रही है, ऐसा कोई इसमें मुश्किल काम ही नहीं है, सीधा सीधा काम है। जैसे आप अभी मेरी बात, मैं सफेद कमीज पहनी हुई है, अब मैं बोल रहा हूं, सब दुनिया देखेगी सफेद कमीज पहनी हुई है। अब अगर राजीव कुमार जी आके ये बोलें कि ये व्हाइट नहीं ब्लैक शर्ट पहने हुए हैं ये, तो वीडियोग्राफी दे दो ना। अगर राजीव कुमार जी और मोदी जी ये बोलने लगे कि प्राचा ने वहां पे जो ब्लैक शर्ट पहन के बोला था, अब आप मानो मैंने बोला था। अब कोई एक ईमानदार व्यक्ति आके कहेगा जी इतने सारे ईमानदार जर्नलिस्ट थे, हम क्या वीडियो देख के तय कर लें कि प्राचा जी ने व्हाइट या ब्लैक शर्ट पहनी थी? तो वो बोलेंगे मोदी जी, अमित शाह जी और राजीव कुमार जी, नहीं मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरी बात मानो, प्राचा जी ने ब्लैक शर्ट पहनी थी। नहीं मानोगे तो आप देशद्रोही हो, आप देश में अफरा तफरी का माहौल करना चाहते हो, वीडियो हम नहीं दिखाएंगे आपको। तो ये ईमानदारी का काम है, बेईमानी का? मान लें कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा चुनाव आयोग हो गया। नहीं, अभी इन सब से बड़ा आरएसएस और बीजेपी जो मनुवादी मानसिकता का जो एक तरीके से निजाम ताकत बनाता जा रहा है अपनी, वो थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हो रहा है और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। लेकिन ईमान वाले अम्बेडकरवादी उन्हें रोकेंगे, आप निश्चिंत रहें, हम रोकेंगे उन्हें। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।